एक स्प्लिट एसी है R410। एक हमारे दोस्त का कहना है कि R410 स्प्लिट एसी है, उसमें गैस डला हुआ है R410, जो कि 6 मिनट में कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है बार बार। उसमें क्या प्रॉब्लम है? और उनका कहना है कि उसमें रेफ्रिजरेंट 70 PSI है। तो अब पहले ये समझ लीजिए कि उसमें किसी भी सिस्टम में, चाहे R410 हो, R32 हो, 41 या फिर R290 हो, या फिर R32, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर सिस्टम में गैस कम होगा तो कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर के ट्रिप होगा। ये समझ लीजिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही, वीडियो शुरू करने से पहले ही। अब उसमें रेफ्रिजरेंट कम होता है तो ट्रिप क्यों होता है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गैस कम होने की वजह से कंप्रेसर ट्रिप क्यों होता है। तो उसमें देखिए ना, R410 है, उसका जो सक्शन प्रेशर होता है 120 PSI से 140 PSI के बीच में अराउंड में होना चाहिए, यानी कि 120 पे भी अगर अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो R22 कुछ लोग कहते हैं कि 60 से 65 PSI, 60 से 70 PSI, 120 से 140 PSI R410, R32 110 से 115 PSI, 20 PSI, ये दोनों के अराउंड में क्यों रखते हैं? इसका रीज़न क्या है, इसको भी समझ लीजिए। जो लोग नए हैं उनके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R410 की अगर बात की जाए तो मैं कह रहा हूँ 120 से 140 PSI, और गर्मी में 150 PSI भी चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो सब कुछ होता है ना, सब डिपेंड होता है एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि आउटडोर टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड होता है। जो आउटडोर कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट कितना हीटअप हो रहा है और कितना हीटअप उसमें से बाहर रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। जो प्रेशर जो बता रहा है ना, ये आउटडोर कंडेंसर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना प्रेशर कंज्यूम करना चाहिए उसको, कितना प्रेशर उसको रहना चाहिए सिस्टम में। अगर एक R410 की बात की जाए, अगर मानिए कि 120 PSI है, कब? फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में 120 PSI है। अब मानिए कि मार्च के महीने में, मार्च नॉर्मल होता है, तो मार्च के महीने में अगर मान लिया जाए कि 120 PSI है R410 का प्रेशर, अब उसमें रेफ्रिजरेंट ना तो रिलीज करेंगे, ना तो उसमें रेफ्रिजरेंट टॉपअप करेंगे, लेकिन फिर भी जून जुलाई के महीने में वही प्रेशर 150 PSI हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है ये प्रेशर। अगर आप ठंडक में गैस चार्ज कर रहे हैं, फरवरी मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में चार्ज कर रहे हैं, तो अगर मानिए कि R22 चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 55 से 60 PSI आप चार्ज करें। वही R22 अगर आप जून जुलाई के महीने में चार्ज कर रहे हैं, अगस्त के महीने में चार्ज कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर कितना देना है? 60 से 65 PSI के बीच में देना है। अब दो के बीच में क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं बताऊँगा अभी, कि दो के बीच में क्यों मैं चार्जिंग करने के लिए कह रहा हूँ। अगर R410 है तो 120 PSI आपको देना है मार्च के महीने में। अगर आप जून जुलाई अगस्त के महीने में आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 145 या फिर 50 के बीच में होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर एम्पियर मेंटेन हो जाए। 140 पे अगर एम्पियर मेंटेन हो गया, उसमें सिस्टम में लिखा होता है कितना एम्पियर लेना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं PDF फाइल दे रखा हूँ, उसमें मैं कंप्लीट बता रखा हूँ कि 1 टन का AC, पौना टन का AC, 1.5 टन का, 2 टन का कितना एम्पियर लेना चाहिए, कौन से रेफ्रिजरेंट के साथ में। R410 के साथ में कितना एम्पियर लेना चाहिए, R22 के साथ में कितना एम्पियर लेना चाहिए, इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर कितना एम्पियर लेता है, सारे लिस्ट में दे रखा हूँ नीचे। तो यहाँ से जाओ करके डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि R410 का जो प्रेशर होता है ना, अगर उसमें, अब देखिए ये समझ लीजिए कि गैस कम है सिस्टम में तो कंप्रेसर ट्रिप क्यों होता है। अगर मानिए कि R22 है, वहाँ पर 40 का प्रेशर, 30 का प्रेशर है, तो कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर जो उसमें उतना ज़्यादा हीटअप होता है, जो उसमें स्पेयर पार्ट चल रहे होते हैं, अगर उसमें ऑयल ना हो और उसमें रेफ्रिजरेंट रन ना कर रहा हो तो कंप्रेसर आग लग जाएगा उसमें, कंप्रेसर के अंदर। इतने उसके स्पेयर पार्ट जब चलते हैं तो इतना ज़्यादा गर्म होता है। रेफ्रिजरेंट रन कर रहा होता है तो भी आप कभी हाथ लगा करके देखिए कंप्रेसर के ऊपर, हाथ नहीं रखा जाएगा, इतना गर्म होता है कंप्रेसर।
इसीलिए उसकी बॉडी ब्लैक कलर की बनाई जाती है, सारे कंप्रेसर की ब्लैक कलर की बनाई जाती है और कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ताकि जितना भी हीट अप हो वो कैपेसिटी बर्दाश्त कर ले कंप्रेसर। इसलिए इस तरह से उसकी बॉडी इतना हार्ड बनाया जाता है कंप्रेसर का, क्योंकि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट अप होता है। अब देखिए वो कंप्रेसर अगर गैस कम है, रेफ्रिजरेंट का जब रन होता है ना, कंप्रेसर के अंदर से डिस्चार्ज के रास्ते से बाहर आता है, सक्शन के रास्ते से खींचता है, डिस्चार्ज से बाहर होता है, तो रेफ्रिजरेंट की वजह से सक्शन जो खींच रहा होता है ना बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है सक्शन, वो जो रेफ्रिजरेंट खींचता है, तो सक्शन जब खींचता है तो कंप्रेसर के अंदर वही रेफ्रिजरेंट जा कर के पास होता है, तो कंप्रेसर उसके जो रेफ्रिजरेंट चल रहा होता है ना, उसी की वजह से कंप्रेसर भी ठंडा होता रहता है। अगर रेफ्रिजरेंट ना चल रहा हो या फिर कम चल रहा हो तो भी कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाएगा। वो तो 6 मिनट आपने बहुत ज़्यादा बता दिया है कि 6 मिनट हमारा एसी चल रहा है, उसके बाद ट्रिप हो रहा है। अगर गैस कम है यानी कि R410 70 का प्रेशर है तो 6 मिनट चल रहा है तो सही चल रहा है। अगर उसमें और प्रेशर कम होता तो उसमें 1-2 मिनट कंप्रेसर चलता, उसके बाद हीटअप होकर ट्रिप हो जाता, फिर उसके बाद कंप्रेसर ठंडा होता, फिर स्टार्ट होता ऑटोमेटिक, फिर गर्म होकर के बंद हो जाता। लेकिन रेफ्रिजरेंट अगर उसमें कंप्लीट है, यानी कि R22 की बात की जाए 60 से 65 PSI है, तो कंप्रेसर 10-10 घंटे तक चल जाएगा, कंप्रेसर हीटअप नहीं होता है, यानी कि ट्रिप नहीं होता है। ये जहाँ मैं बैठा हूँ रिसेप्शन में, ये हमारे ऑफिस में एक एसी है जो कि कभी कभी ना, क्योंकि यहाँ पर 2 एसी है, 2 एसी की जगह पे एक एसी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से एक मेंटेन नहीं कर पाता है, तो कंप्रेसर लगातार चलता है। तो ये कंप्रेसर जब मेंटेन नहीं कर पाता है तो कभी कभी मैं देखता हूँ 10-10 घंटे तक चल जाता है, कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप नहीं होता है। तो यही होता है कि अगर इसमें गैस कम होता तो बार बार हीटअप होकर के ट्रिप होता है, लेकिन ये ट्रिप नहीं होता है। तो ऐसे सारे कंप्रेसर हैं, अगर गैस कम होगा तो उसमें क्या करें, 60 से उसमें 70 PSI है तो उसमें 120 से 130 PSI उसमें गैस चार्जिंग करें, टॉपअप करें, तब ये कंप्रेसर आपका हीटअप नहीं होगा, ट्रिप नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है, वीडियो का मकसद यही था कि रेफ्रिजरेंट अगर कम होता है सिस्टम में तो कंप्रेसर ओवर हीटअप होकर के ट्रिप होता है। इसको ध्यान में रख लीजिए। कभी भी एसी में गैस कम चार्ज ना करें, ज़्यादा भी चार्ज ना करें। इसलिए आपको नापने के लिए सक्शन प्रेशर भी नापें, कैलोमीटर लगा करके एम्पियर भी नापें, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि आपने गैस कितना चार्ज किया है। नए सिरे से गैस चार्ज कर रहे हैं तो उसमें आप एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कांटा आता है, उसे तौल करके माप करके तौल करके आप गैस को डालें तो सबसे बेहतर होता है। कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं। कंपनी वाले गेज का यूज करें ना करें, लेकिन वो लोग वज़न करके गैस, मानिए कि कुछ एसी में 1100 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर 1200 ग्राम, 1500 ग्राम या फिर 2.5 किलो 2 किलो गैस रेफ्रिजरेंट उसमें लिखा होता है, उसके जो सिस्टम होता है उसके अनुसार, तो उतना ही गैस आपको तौल करके डालना होता है। अगर तौल करके डालते हैं तो कभी भी गलती नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्पियर सही नहीं बताता है, और हमारा जो गेज है, गेज का मीटर जो सुई है, सुई कभी सही नहीं बताता है, 5 PSI का इधर उधर हो जाता है। अगर आप वैक्यूम नहीं करते हैं तो कभी भी विदाउट वैक्यूम आप गैस चार्ज करके देखिए, तो उसका सुई जो है ना ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे हिले, और प्रेशर सही नहीं बताएगा। उसमें 50 का प्रेशर होगा तो 40 बताएगा, 55 बताएगा, लेकिन सही प्रेशर नहीं बताएगा। एम्पियर भी अप डाउन होता रहेगा, सही एम्पियर भी नहीं बताएगा। लेकिन आप वैक्यूम करके गैस चार्ज करें, अच्छे से फ्लश करके वैक्यूम करके चार्ज करें, तो बिल्कुल एक बराबर सुई चलेगी जितना गैस उसमें होगा। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं।